यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, सभी का स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए साहब, मैं डॉक्टर ऋषिकेश पालीवाल आप लोगों का जो है नया एक जो है पेपर स्टार्ट कर रहा हूं एमएससी एंट्रेंस के इस बैच के अंदर। डिफरेंशियल इक्वेशन, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है साहब, लिखना आपको नहीं है, आपको इसका जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, वहां से उतार लीजिएगा, या क्लास के एंड में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मस्ती से बैठ के लिख लीजिएगा। बात समझ आ रही है? तो फिलहाल ध्यान से समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। ठीक है साहब, सिंपल पेपर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसी के भरोसे तो आपने गणित ली थी, है ना साहब। यानी कि ग्रेजुएशन में जो है 11वीं 12वीं में भी आपको सबसे आसान लगता है टॉपिक, बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, अवकल गुणांक, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उपस्थित हो। ठीक है, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर किसे कहते हैं ये तो जानते हैं ना। डी वाई बाई डी एक्स में वाई को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये परतंत्र है, एक्स पे डिपेंडेंट है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। बात समझ आ रही है? तो यह इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स अगर किसी इक्वेशन में हो तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होंगे ही, है ना। तो दोज इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसमें मिल ही जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट में से कोई से भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इक्वेशन में हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर इक्वेशन में है तो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। वो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स हो गए आगे, वो हम आगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल समझिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसे कहते हैं। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो, कैसे? dy by dx, d2y by dx square, d3y by dx cube, dny by dx की पावर n, dz by dx, d2z by dx square, ऐसे ऐसे। यहां एक नोटिस करने वाली बात है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, फिक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो? एक ही हो। इस प्रकार के जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। जहां पर y और z जो दिख रहे हैं वो तो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो समझ आ रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का आइडिया लग गया। नेक्स्ट देखिए साहब, अब बात आती है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो बहुत सारे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, लेकिन उसमें से फेमस 5 है ये। पी क्यू आर एस टी से इन्हें लिखा जाता है, बाकी और भी होते हैं, अभी वो सारे लिखे नहीं है मैंने, कुछ लिखे हैं। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म, कैसे? पी इसको जेड एक्स लिखते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स। क्यू दैट इज जेड वाई, इसको डेल जेड बाय डेल वाई। आर दैट इज जेड एक्स एक्स, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। एस मतलब जेड एक्स वाई, डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, और टी मतलब जेड वाई वाई, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। ये पी क्यू आर एस टी। सर इसके अलावा भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। डेल थ्री जेड बाय डेल एक्स क्यूब, डेल फोर जेड बाय डेल एक्स फोर, डेल थ्री जेड बाय डेल वाई क्यूब। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिंपल जो डिफरेंशिएशन होता है वही होता है, बस उस समय जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सभी को कांस्टेंट ट्रीट करना होता है। बात समझ आ रही है? तो पार्शियल डिफरेंशियल और टोटल डिफरेंशियल आपको जानते हैं अच्छे से। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी में भी, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हो तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इनको पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। और ये अगर किसी इक्वेशन में दिख जाए, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन रखने वाला एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो उसे इक्वेशन कहते हैं। और उस इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑर्डिनरी हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट पार्शियल हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कुछ कुछ समझ आ रही है बात? इसमें देखिए आप, डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा z ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो? एक से ज्यादा। तो कोई पूछेगा ना कि डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये पूछना वहां जरूरत पड़ती है। क्यों? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट। तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। यहां z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे मैं बता चुका हूं अभी बोलते बोलते, पर फिर भी सुन लीजिए।
Ordinary differential equation. A differential equation involving ordinary differential coefficient is called ordinary differential equation. बस अपने को ये ध्यान रखना है, डेफिनेशन आती नहीं है एग्जाम में, लिखनी विखनी है नहीं, है ना, कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो उसे हम पीडीई, और जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि जो है साधारण अवकल गुणांक उपस्थित हो उसे हम साधारण अवकल समीकरण बोलते हैं. बात समझ आ रही है? अब एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिन पीडी, इसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं इसलिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख गया इसलिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें फिर से पार्शियल दिख गया तो ये पीडीई. इसमें जब डैश जैसा हो तो नहीं बोले फिर भी उसको सेल्फ अंडरस्टूड है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. तो ये भी क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. बात समझ आ रही है? सभी में इक्वल का साइन है इसलिए इक्वेशन है, सभी में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं इसलिए सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर जिनमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिनमें पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देके आपको ये जजमेंट करना आना जरूरी है कि ओडीई है कि पीडीई है. ठीक है साहब? अब हम बात कर रहे हैं ओडीई की, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं. ठीक है साहब? तो अब देखिए साहब, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके फर्दर फिर से दो टाइप हैं, लीनियर और नॉन लीनियर. ठीक है, पीडी में भी लीनियर नॉन लीनियर होता है, ओडी में भी लीनियर नॉन लीनियर होता है. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? एलडीई का तात्पर्य क्या है? तो ध्यान से समझिए. अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव occurs in first degree only and their product not allowed is called linear differential equation. सर क्या बोले, समझ नहीं आया, अब इस ध्यान से समझना. ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव, और उसी के सभी डेरिवेटिव यानी कि dy by dx d2y by dx स्क्वायर. तो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर दो है z और y दोनों, तो दोनों और उनके सारे डिपेंडेंट, उनके सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब उनके सारे डेरिवेटिव मतलब dy by dx d2y by dx स्क्वायर d3y by dx क्यूब dz by dx d2z by dx स्क्वायर, ऐसे वो सभी डेरिवेटिव और वो डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों क्या होने चाहिए? ओकर्स इन फर्स्ट डिग्री ओनली. ये डिपेंडेंट वेरिएबल ही और उसके सारे डेरिवेटिव भी सभी क्या होने चाहिए? फर्स्ट डिग्री में, और इनका प्रोडक्ट ये आपस में प्रोडक्ट में भी नहीं होने चाहिए, गुणे में. मतलब y इंटू dy by dx आ गया तो भी लीनियर नहीं है, y इंटू d2 by dx स्क्वायर आ गया तो भी लीनियर नहीं है, dy by dx इंटू d2 by dx स्क्वायर आ गया तो भी लीनियर नहीं है, और y dy by dx d2 by dx स्क्वायर d3 by dx क्यूब, इन सभी की पावर भी 1 होनी चाहिए. अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल की मदद से, लेकिन क्या आपको समझ आया? सिर्फ पावर 1 से लीनियर नहीं है, प्रोडक्ट में भी नहीं होना चाहिए वरना पावर बढ़ जाएगी. y इंटू dy by dx इसकी पावर 2 हो गई, y की पावर 1 dy by dx की पावर 1, तो इसलिए वो लीनियर में नहीं आएगा. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव शुड बी इन 1 डिग्री, उनकी पावर 1 होनी चाहिए, एंड देयर प्रोडक्ट नॉट अलाउड, और वो प्रोडक्ट में भी नहीं होने चाहिए. तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है साहब? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं हो उसे नॉन लीनियर कहते हैं. या तो पावर 1 से ज्यादा आ जाए या फिर 2 मल्टीप्लाई में आ जाए तो नॉन लीनियर हो जाएगा. बात समझ आ रही है? समझ आ गया ना लीनियर नॉन लीनियर? तो बताइए इसमें से कौन कौन से लीनियर है, कौन कौन से नॉन लीनियर है. स्टार्ट करते हैं पहले से, बताइए फुर्ती से, पहला वाला लीनियर है कि नॉन लीनियर है? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले? ऑफलाइन वाले तो एक मत होके कह रहे हैं नॉन लीनियर. ऑनलाइन वालों क्या हाल है? नॉन लीनियर है. गुप्ता जी भी कह रहे हैं नॉन लीनियर है. बाकी ऑनलाइन में जो भी जुड़े हुए हैं साहब, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन में हैं तो यस सर, हाँ सर, बीच बीच में आ रहा हो नहीं आ रहा हो तो भी कुछ ना कुछ बोल दिया करें. लिंक हमने पब्लिकली पूरी दुनिया को नहीं भेज रखा है, सिर्फ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कर लें अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो. ठीक है, वैसे मैक्सिमम तो आरएस में लगे हुए हैं तो नहीं चाहते हैं, पर फिर भी है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट, आजकल माहौल ज्यादा है इतना कि आगे साइंस वाइंस में इतनी पढ़ाई हमसे नहीं होती तो हम आरएस कर लेते. अरे भाई इतनी पढ़ाई नहीं होती तो फिर आरएस कर लेगा, तो आरएस में तो और भी ज्यादा करनी पड़ती है ना. साइंस जो है, मेरा कोई आरएस से विरोध नहीं है, साइंस छोड़नी हो तो आरएस कर लीजिए. अगर साइंस ग्रेजुएट नहीं बने रहना है, इतने जन्नत करके, इतनी मेहनत करके, पिताजी ने पीट पीट के, डांट डांट के, कुट कुट के
आपको साइंस दिलाने के काबिल बनाया, और आप हैं कि अब आपके ऊपर आ गया कि अब तेरी इच्छा हो जो कर, अब मैं आर्ट्स ले लेता हूं। समझ आ रही ना? अब मैं साइंस के काबिल नहीं हूं या साइंस ग्रेजुएट बनना नहीं चाहता हूं। कहने का मतलब यह है, अगर आप साइंस आपको समझ आ रही है, आपको पल्ले पड़ रहा है, आप उसके काबिल हैं, इतना पढ़े हैं, अच्छे परसेंटेज हैं, तो फिर एक माहौल चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लहर चल रही है। एकदम से ये पीक आया है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, एस्पिरेंट्स में। क्यों? क्योंकि वेब सीरीज पे वेब सीरीज आ रही है, रोज आ रही है, तो देख देख के विद्यार्थी, तो उससे फिर वो कभी कभार क्या होता है कि स्टूडेंट फिर अगर लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, यूपीएससी में वो थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा तो उनको ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता है, उनको थोड़ा कम आता है, तो वो कहते हैं आरएस, ये ज्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा है तो थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे तो क्या है, आरएस। नौकरी तो डायरेक्ट आरएस या आईएएस, बाकी तो कोई नौकरी नहीं है ना? चलिए, खैर इसरो भी है, डीआरडीओ भी है, आईआईटीज है, एनआईटीज है, रिसर्च है, बहुत कुछ है धरती पे, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, और साइंस ने ही इंडिया को थोड़ा बहुत जिंदा रख रखा है दुनिया में, है ना? बाकी आर्ट्स के लोगों ने तो बंटा ढार कर रखा है, आर्ट्स के लोग मतलब स्पेशली पॉलिटिक्स, है ना, तो उसने तो बंटा ही ढार कर रखा है पॉलिटिक्स की। वो तो ठीक है, क्योंकि जो है आपके प्रधानमंत्री थोड़े से ठीक ठाक आ गए तो थोड़ा सा वापस नाम किया है ना? तो इक्के दुक्के तो एक्सेप्शनल होते हैं, पर फिर भी अगर आपको साइंस समझ आ रही है तो साइंस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आ रही है उनके लिए है कि यार मुझे साइंस समझ नहीं आती है, मेरा पोटेंशियल सही नहीं है ना, तो अब मुझे और थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेना चाहिए जीवन के अंदर। आप बुद्धिमान है, मैथमेटिक्स के लोग हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए चले, है ना? 12 लाख छोरे बैठ रहे हैं 600 सीट के लिए, इतना भी कोई रोब रुआब नहीं है वहां पर। वो जो पढ़ा रहे हैं यूपीएससी, वो ठीक है, बीच बीच में कहते जरूर हैं वो भी कभी भी क्लास में कि नौकरी हो तो फिर आईएएस की हो, फिर बाद में जब उनको बड़े मंच पे पूछा जाता है, किसी मंच पे कि आप बताइए क्या वास्तव में, नहीं नहीं कोई, अगर उनको कोई पावर वावर कुछ नहीं है, एक आदमी आएगा ऑफिस में और लेके ये काम हो जाना चाहिए, करना है, कलेक्टर की कितनी ताकत नहीं है, पावर जनता के हाथ में है। इसलिए तो आप देखते हो कि कलेक्टर के साहब के सामने धरना दिया और 5 दिन बाद काम हो गया और वो घूम रहे, उनको पता है नहीं 5 दिन बाद वापस जाएंगे, संडे के दिन छुट्टी रहती है, चलो कलेक्टर साहब के पास सामने। और कलेक्टर तो बहुत बात हो गई ना, कलेक्टर तो फिर भी चलो पावर है ना? और जो सोच रहे हैं कि, तो ऐसा नहीं है कि मैं आरएस अधिकारियों के खिलाफ हूं, मैं साइंस वालों को बचाना चाह रहा हूं। साइंस के विद्यार्थी बच्चे कम है धरती पे, है ना? साइंस है, बड़े 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 शानदार ब्रिलियंट माइंड वाले हैं, और वो क्या कर रहा है, एलडीसी क्वालिफाई कर लिया, अब बाबू बनेगा। अरे भाई, तो बाबू बनने के लिए पैदा हुआ, तेरे पिताजी ने इसलिए गणित पढ़ाई, इतना साइंस इसलिए पढ़ाया, इतना काबिल इसलिए बनाया, तू बाबू बनेगा। ऐसा नहीं है कि बाबू की जॉब खराब है, ऐसा नहीं है, वो ठीक है अपने लेवल के हिसाब से, लेकिन आपका अलग लेवल है, आपको थोड़ा ये सोचना जरूरी है ना? कहाँ साइंस ग्रेजुएट्स जो है झंडे गाड़ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कहां से कहां टेक्नोलॉजी पहुंच गई, कहां से कहां दुनिया पहुंच गई, आप हैं कि वहीं के वहीं। पढ़ाई में छोरा बहुत होशियार है, ये तो पटवारी बनेगा। अरे भाई, इतना ब्रिलियंट छोरा है, पटवारी बनेगा, ये कोई बात हुई? और उसमें भी क्या, अगर मेहनत करेगा तो पटवारी बनेगा। अभी तो ब्रिलियंट से तो कुछ चल ही नहीं रहा, तू और मेहनत कर डबल, कुछ ना कुछ ग्राम सचिव, पटवारी, और पता नहीं ऐसे ही कोई एग्जाम निकला था इनका भी, सीईटी ऐसा शायद है ना, कुछ सीईटी निकला था। मेरे पास फोन आया, कोई दूर के रिलेटिव है वगैरह, उन्होंने कि सीईटी का फॉर्म भरा के नहीं, लास्ट डेट है। मैंने कहा धन्य हो, इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत आभार। तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सपने बड़े, अब्दुल कलाम सर ने क्या कहा, वो आदमी ने बेचारे ने, कि स्मॉल ड्रीम्स आर बिग क्राइम, बहुत बड़ा अपराध है, और उस अपराध बोझ के तले दबे जा रहे हैं। एक तो थोड़ा दिखावे की दुनिया है, जमाना दिखावे का है, लाली लिपस्टिक का जमाना है। तब क्या होता है कि पढ़ाई में भी कोई पूछे कि यार क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बस एमएससी कर, एमएससी है, यूपीएससी बोलने में लगता ना दम, कोई सगाई वाले आए तो उनके सामने बोलने में लगता है क्या कर रहा है छोरा, यूपीएससी थे। और यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम में तैयारी कर रहा है, कब से कर रहा है, कर रहा है, बस कितने साल हुए, 2-3 हो गए हैं, नहीं अभी प्रीलिम्स जो है वो निकालने वाले भी 1.25 लाख होते हैं, सॉरी 12-13 हजार होते हैं ना, 13 हजार के आसपास जो है 12 लाख में से प्रीलिम्स निकालने वाले, उसमें 600 को लेते हैं। कई ऐसे हैं 5 बार प्रीलिम्स निकाल चुके हैं। तो थोड़ा धरातल पे आओ, चलो इधर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, है ना, थोड़ा सोचें। अगर करना ही है आपको कि चलो आपको अब समय मिल गया है, जैसे
मैं कहता हूं कि आप कहीं एक फिक्स एक स्टेबिलिटी की जगह है, आपके पास फिक्स अमाउंट आ रही है और फिर आप फ्री है कि अब कुछ नहीं मेरे पास जानने के लिए, तो फिर जानना है, तो सीखने के लिए आपने फिर आगे काम किया है। या तो वो वही बात हो गई, या तो मैं 99 नंबर ही लाऊं या फिर फेल होऊंगा, बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। या फिर यूं बजाने के लिए ठीक होता है, क्या कर रहा है, 99 नंबर की तैयारी कर रहा हूं। और भैया 99 नंबर की तैयारी क्या होती है, तेरे को तो पढ़ना है, तेरा काम तो यही है। थोड़ा सोशल मीडिया पे आजकल और फिर रील्स भी वही आती है ना, अधिकारी का रुआब, वो जॉब, वो टशन, वो कोई टसन बसन नहीं है। एक सिंपल आदमी जाता है और आईपीएस अधिकारी के सामने भी जाके अपनी फरियाद लेके जाता है, उसको पूरी करनी ही पड़ती है ना, उसकी मजबूरी है, कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे ना हो, तो वो तो सिर्फ खैर वो अलग चीज है, वो भी आप चाहें तो लेवें, पहले काबिल तो बन जाए। क तो आता नहीं, गणित में सिंपल कैलकुलेशन तो आ नहीं रही, यूपीएससी करेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना मैथ्स, और अभी तेरे को क तो आता नहीं है, कोई नहीं, फिर 3-4 बार अटेम्प्ट दिए, कुछ हुआ नहीं, चेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट, हिस्ट्री ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, और तेरे को ये जो था तेरा जीवन के अंदर वो तो निभा नहीं पाया, जिस समय जो काम करना है, इसलिए चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन चलता रहेगा। एक तो मोटिवेशन बहुत बड़ी बीमारी होगी आजकल। एग्जांपल ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए साहब, इसमें सीधा सीधा फर्स्ट वाला क्या है, नॉन लीनियर, राइट, y इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अगला फाइनल, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, उन तीनों में से आपस में कोई मल्टीप्लाई में भी नहीं है, इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट, y dy by dx, d2 by dx स्क्वायर, d3 by dx क्यूब, ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। x तो उसकी पावर भी कितनी भी हो और वो मल्टीप्लाई में भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्या है, स्क्वायर आ रहा है, इसलिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब मैं मजूरी नहीं करूंगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। फिर अगला क्या है, फाइनल लीनियर, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, और आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। फिर अगला देखिए, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वजह से क्या हो गया, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें फाइनल y की पावर 1 dy by dx 1 d2 by dx स्क्वायर 1, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ गया कुछ, राइट। होमवर्क देने जैसा नहीं है, यही सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हे प्रभु, ला 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 ला, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला फाइनल, इस बार y की जगह t लिख दिया है, थोड़ी बुद्धिमानी लगाई है, तो ये t का स्क्वायर यानी कि नॉन लीनियर हो गया, तो दिस इज अगेन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अगला फाइनल, कंफ्यूज करने के लिए एस टी और कुछ किए हैं, y की जगह s है, समझ आ रहा है ना, तो ये d2y by dx स्क्वायर, ये y और ये dy by dx, बात समझ आ रही है, या x मल्टीप्लाई में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एस टी कर दिए ताकि तुम थोड़ा विवश हो, है ना। अगला फाइनल, वाई स्क्वायर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई यहां इंडिपेंडेंट है, तो टी स्क्वायर नहीं आना चाहिए, डी टी बाई डी वाई और डी टू टी बाई डी वाई स्क्वायर, है ना। तो सीधा सीधा क्या है, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आ रही है ना। ऑनलाइन वालों आपको भी आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलते रहना। मैंने क्या कहा आपको, अगर आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हाँ हूं करते रहे। हाँ हूं मतलब यस सर, नो सर, कुछ मैसेज वगैरह। और जो यूट्यूब से बैठे हुए हैं, जिनको कि बोल नहीं सकते हम, तो आपको जूम का लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है, वहां से आप बोल के भी बता पाओगे, है ना, मैसेज भी कर सकते हो साथ साथ में। हालांकि ऑनलाइन में ये दुविधा है, आप मैसेज करते करते तब तक दूसरा आ जाता है ना। आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो यस वाई एन कुछ न कुछ बीच बीच में कर दिया जाए, है ना, कुछ न कुछ कर दिया करो, क्योंकि कहते हैं ना, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है ना। तो बिल्कुल नजर आना जरूरी गुप्ता जी। चलिए, तो अब अगला देखिए, अगला बताइए, लीनियर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर है ना, तो बिल्कुल यह क्या है, नॉन लीनियर, बिकॉज टी इंडिपेंडेंट, सॉरी एस मल्टीप्लाई में एस और डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फिर अगले की बात करें तो
फाइनल। ये मल्टीप्लाई में जो है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो टी कहीं पे भी मल्टीप्लाई में नहीं है और सभी की पावर 1 1 है, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ गया क्या आपको? लीनियर नॉन लीनियर समझ आ गया क्या? तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स ऑर्डिनरी और पार्शियल, और ऑर्डिनरी के अंदर भी फिर से लीनियर नॉन लीनियर। इतना तो आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या सर हमारे सिलेबस में ये सब कुछ आएगा क्या? आपके सिलेबस में जो है उसके लिए बेस है पूरा, ये सब आएगा नहीं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ नहीं आएगा। फिर बात आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिग्री का भी आइडिया लगाना पड़ता है, और उसके बाद फिर हो सकता है छोटा मोटा कोई पूछ ले, पर पूछेंगे नहीं, वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से ही स्टार्ट होगा। तो ध्यान से समझिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उच्चतम कोटि का अवकलज जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में उपस्थित है, उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। बात समझ आ रही है? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y/dx² दिखे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, अगर इससे बड़ा नहीं है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव d3y/dx³ है तो 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, राइट। डिग्री में थोड़ा सा आनंद है, ऑर्डर तो डायरेक्ट दिख जाता है। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation is called degree of the differential equation when the differential coefficient should be free from fractional and radical powers। जो differential coefficients हैं वो fractional और radical power से free होने चाहिए, तो फिर उनमें जो highest derivative होते हैं, उन highest derivative की जो सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, the greatest power fractional में मतलब 1/2 1/3 2/3 ऐसे नहीं होने चाहिए, dy/dx की पावर d2y/dx² की पावर ये ऐसे नहीं होने चाहिए, रेडिकल पावर से फ्री होने चाहिए। फ्रैक्शनल पावर से, रेडिकल पावर का मतलब होगा लॉग के अंदर जो है, या साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर dy/dx और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आने चाहिए। आ रहे हैं तो उनको फ्री कीजिए, अगर हो पा रहे हैं तो। नहीं हो पा रहे हैं तो डिग्री नॉट डिफाइंड, हो पा रहे हैं तो डिग्री डिफाइंड, और वो जो होगी वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है, और डिग्री, राइट, समझ आ रही बात? ऑर्डर तो 2 है और डिग्री 1 है, कारण हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y/dx² है और उसकी पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1। अगला देखिए, ऑर्डर 2 और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसलिए ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2, राइट। ये आपका होमवर्क घर से करके लेके आना है, ऑर्डर डिग्री पता लगाना है। कुछ कुछ थोड़ा होमवर्क डिफरेंशियल इक्वेशन में मिले तो आप इसको भी खोलोगे, कि इसमें तो होमवर्क दिया ही नहीं, इसको तो बंद ही कर दोगे, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यह आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आने हैं घर से। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। एक छोटा सा नाम और होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का तात्पर्य क्या है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व। सपोज कोई कर्व दे दिया, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो ध्यान से समझना, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन दे रखा होगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हो, उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। अगर आईवीपी बीवीपी नहीं है, सॉरी आईवीपी बीवीपी क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स नहीं है, तो क्योंकि उनमें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, हम C1 C2 C3 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं वहां पर, है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं, जनरल सॉल्यूशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो, तो उस जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे, जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो। इसका मतलब अगर किसी जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट हमें दिख रहे हो कि 2 हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो हमने डिफरेंशिएशन किया इस डिफरेंशियल इस सॉल्यूशन का एक बार। तो dy/dx इज इक्वल टू a e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, b कांस्टेंट है e की पावर -x का डिफरेंशिएशन e की पावर -x और -1। सेम एज इट इज फिर से डिफरेंशिएशन किया d2y/dx², तो क्या हो जाएगा, a तो एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, b एज इट इज e की पावर -x का डिफरेंशिएशन, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस b e की पावर -x, राइट। अब यही तो y है, तो d2y/dx² इज इक्वल टू y। वेरिफिकेशन की क्या हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सही बनाई है क्या, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो सपोज हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है d2y/dx² इज इक्वल टू y, तो d² y - y, देखिए d2y/dx² को d² y ऐसा भी लिख सकते हैं, y कॉमन लेंगे तो d² - 1 * y इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आगे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा भी आपको, पर आपको तो आइडिया होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं।
m स्क्वायर माइनस 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहां से m के रूट्स 1 माइनस 1 आ गए, तो c1 e की पावर प्लस 1 x प्लस c2 e की पावर माइनस 1 x, और pi राइट हैंड साइड 0 है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा, cf प्लस pi इसका आंसर होगा। कुल मिलाकर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, या a b है या c1 c2 है, फर्क नहीं पड़ रहा है। यह आपका इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और अगर ये सॉल्यूशन है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी। बात समझ आ रही है? इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उन असाइनमेंट्स को आपको सॉल्व करके लेके आना है, और उनमें जो भी डाउट हो आप हमें से पूछ सकते हैं। बात समझ आ रही है? अभी ध्यान से समझिए, हम चर्चा कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसी को कंप्लीट सॉल्यूशन, इसी को कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट प्रिमिटिव है ना, ऐसे बोलते हैं। The solution of differential equation which consists the arbitrary constants equal to the order of the differential equation is called a general solution. डिफरेंशियल इक्वेशन का वह हल जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर हो उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हल में दिखे, तो ऐसे हल को क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर बात आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जाए किसी तरीके से, क्वेश्चन से निकाल के, अगर वो जो जितने ऑर्डर था उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, उन कांस्टेंट की वैल्यू को भी पुट कर दिया जाए, तो जो सॉल्यूशन फिर मिलेगा उसे क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। The solution of differential equation obtained from the general solution of differential equation by substituting the particular values of arbitrary constant. जो arbitrary constant हैं उनकी कुछ particular values को general solution में put करने पर जो नया solution find होता है, जो नया solution प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? particular solution कहते हैं। बात समझ आ रही है? और तीसरा होता है singular solution, ठीक है? singular solution क्या होता है? differential equation का वह solution जो न तो जनरल हो न पर्टिकुलर हो, फिर भी उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, न तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू लिख के हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाए हैं, और नहीं वो जनरल सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच डू नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो परंतु वह पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं हो, ठीक है, एंड इट इज नॉट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं विचित्र हल। जो न तो जनरल हो न पर्टिकुलर हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं, और उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होंगे। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल में जैसे गायब करते हैं वैसे नहीं किए हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, कंडीशंस दे रखी थी, बाउंड्री कंडीशंस, उन कंडीशंस का यूज करके हम C1 C2 की मैं भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी दिखाता हूं आपको, जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला भी आगे हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वो सॉल्यूशन में आएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है साहब? प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण। तो मेथड्स टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के 5 मेथड हैं। वेरिएबल सेपरेबल, इसी को रिड्यूस भी कर लेंगे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, और रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इंस्पेक्शन मेथड, रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्शन, ठीक है साहब? तो यूं कहें तो मोटे तौर पे 9 मेथड है, इन 4 के रिड्यूसिबल और ये 4 और ये 5वां, ठीक है? तो टोटल यूं कहें तो 9 है, पर अब तो 5 ही ध्यान में रखो। क्या है? वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है? जनरली कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में होमोजेनियस नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो उनको पता है इसलिए छोड़ देते हैं। तो जनरली कंपटीशन एग्जाम के अंदर यही टॉपिक होते हैं। बात समझ आ रही है? तो होमोजेनियस पर मैं आपको शॉर्ट में जरूर बता दूंगा, खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे भी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आपके काम आएगा, ठीक है साहब? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए पहला मेथड जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हिंदी में कहते हैं चर पृथक्करण विधि। क्या है साहब? dy/dx इस तरीके से होगा कि उसमें x एक तरफ और y एक तरफ इजीली कर पा रहे हो, इसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं। और फिर x एक तरफ y एक तरफ हो गया, इंटीग्रेशन कर दो तो f y में कोई फंक्शन और x में कोई फंक्शन आएगा और सॉल्यूशन आ जाएगा। एक तरीका, जैसे ये सवाल है, सॉल्व दिस e की पावर dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। तो गौर से देखिए हमने क्या किया, यहां पर dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई को क्या कर सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर y,
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई। इन दोनों में से ई की पावर वाई कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और यहां से डी, अब वाई वाई और एक्स एक्स सेपरेट कीजिए तो डी वाई बाय ई की पावर वाई और ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटेड, तो ई की पावर वाई ऊपर जाएगा, ई की पावर माइनस वाई डी वाई, इधर ई की पावर एक्स डी एक्स और एक्स स्क्वायर डी एक्स, तीनों का इंटीग्रेशन आपको आता है। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई और माइनस वाई का -1 डिवाइड में आएगा, और -1 डिवाइड में इसका मतलब क्या होगा, माइनस ही हुआ। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ठीक है साहब, तो इंप्लाइज क्या निष्कर्ष निकला, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर, इधर जाएगा तो ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को गणित अच्छे से समझ आती है तो अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को गणित समझ नहीं आती है ना, बहुत कम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्टूडेंट है, इसीलिए मैथमेटिक्स का ग्राफ डाउन जा रहा है। अगर आप मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली माने, आने वाला भविष्य आप लोगों का ही है, सुरक्षित है। आज से सोच के देखो, आज के मार्केट के अंदर यही तो हुआ था पीछे, और ये जिन लोगों ने गलतियां नहीं की उनका जीवन आज बड़ा स्मूथ चल रहा है। 2008 से 2014 भयंकर भीड़ थी इंजीनियरिंग फील्ड में, इतने थे कि आईआईटी जेई, एआई ट्रिपल ई, आरपीटी, मतलब एक ही एग्जाम के 3-3 लेयर, आज सिर्फ एक बचा है। समझ आ रही, 3-3 लेयर थे, हर गली में इतने कॉलेजेस थे कि मेरे गांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे गांव में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए थे, भीड़ निकलने लग गई। अब लगभग उसमें से 50-60% बंद हो गए हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि भीड़ वहां जा रही है। बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं कि जिस तरफ भीड़ जा रही हो मान लेना वो काम तो बिल्कुल गलत है, वो तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीड़ सही काम करती नहीं है, सही काम करने वाले बिरले लोग होते हैं। ये हमेशा से सिद्धांत मन में रखें। अभी भीड़ जा रही है यूपीएससी और आरएएस के अंदर, गलत क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। 5 साल बाद ये इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी उस जगह बैठने वाली, और फिर वो उनका आकलन क्या होता है, चलो आरएस नहीं मिल रहा है, उससे नीचे तो जीते जीते क्या हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े साइंस ग्रेजुएट ग्राम सचिव बन के बैठे रहेंगे, पटवारी, ग्राम सचिव, बाबू, ऐसे ऐसे जॉब्स के लिए। गणित तो आगे आने वाले समय में लोगों को, क्योंकि 12वीं में जो बच्चा ले ही कम रहा है तो कंपटीशन अपने आप में, लेकिन चाहिए तो उनको हर जगह आर्ट्स कॉलेजेस में गणित पढ़ाने वाले चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, कॉमर्स कॉलेज में, साइंस कॉलेज में। तो मैथमेटिक्स, अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन में अपना भविष्य देखते हैं, और अगर आपको गणित समझ आती है, यार गणित समझ तो आती है, लेकिन यार स्टेटस तो गणित का आता ही नहीं, एक भी रील तो आती नहीं है, पढ़े तो गणित ही, इसके अलावा तो जीवन ही नहीं। क्यों? क्योंकि गणित वालों को टेम ही नहीं है। जो उस जमाने में जिन्होंने गणित पढ़ ली थी ढंग से, है ना, इंजीनियरिंग फील्ड वाले हैं, वो बाल बच्चे वाले हो गए सब, तो वो तो अपने जीवन की आपाधापी में दौड़ रहे हैं, या तो जो है मार्केटिंग का काम पकड़ लिया है, या एमबीए फील्ड में घुस गए हैं, या कहीं कहीं घुस घुसा के वो उन्होंने फिर भी जैसे तैसे अपना काम जो है चला रहे हैं वो लोग, है ना। बहुत भीड़ हो गई वहां। अभी भीड़ जो है वो फिलहाल ऐसे है, हर आदमी रोड पे चलेगा उसको लगेगा मैं तो भावी कलेक्टर। क्यों? जो अभी प्रिपरेशन में फर्स्ट ईयर के छोरों को देख रहा हूं, बीएससी फर्स्ट ईयर का छोरा है, क्या कर रहा है, आरएस की कोचिंग। और भाई तू फर्स्ट ईयर से आरएस की कोचिंग कर रहा, मतलब 3 साल तो तू ग्रेजुएशन के, फिर साथ साथ तू पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मान ले, 5 साल लगा रहेगा। और अभी 6 लाख और इतनी भीड़ है, तो सोच आगे आने वाले 5 साल में तो क्या हाल होगा। ऐसा हाल हो जाएगा कि गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने लिया था ऐसा, इंजीनियरिंग तबाह हुआ ना, इंजीनियरिंग 2008 से 2014 तक, तो इंजीनियरिंग का हाल वाला, जॉब नहीं मिल रही मार्केट में, इतने इंजीनियर, तो उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा यार ये आरएस फारएस क्या है, जीके फीके नहीं तो पढ़ना है, और अपना सब्जेक्ट है ही है, तो वो इसमें घुसने लग गए। तो 70-80% जो है वो इंजीनियर ही ये अधिकारी बनने लग गए। तो गवर्नमेंट डिसीजन, ये क्या है, रिजल्ट आता है 8 साल तो कोई है ही नहीं, ये सब साइंस वाले, हटाओ, साइंस के सब्जेक्ट हटा दिए आरएस में से। यूपीएससी में तो अभी भी ऑप्शनल मैथ्स रहता है, ऑप्शनल फिजिक्स वगैरह सब कुछ है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसमें से साइंस का हर एक भी सब्जेक्ट रखा ही नहीं, ये साइंस वाले तो बन जाते हैं। तो क्या हटा दो, तो अब क्या होगा, आर्ट्स वाले, अरे यार इसमें साइंस का तो है ही नहीं, साइंस वाले तो आते ही नहीं, अब अपन तो भीड़। और आजकल थोड़ा वो दिखावा की दुनिया भी ज्यादा है ना,
कोई भी बोलने में ठीक लगता है कि क्या कर रहा है। इस वजह से भी जो है ऐसा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं आप आरएस की तैयारी करें, बिंदास करें, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले कोई बैकग्राउंड हो, पहले एक स्टेप आपके पास ऑलरेडी हो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कोई सेकंड ग्रेड मास्टर है, उसके पास टाइम है ही नहीं, स्कूल गया और स्कूल में भी दूध दूध बांट दिया, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा दिया, 8वीं वालों को तो पढ़ा दिया, उसके बाद दिन भर फ्री है, वो क्या करे। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अब पढ़ना लिखना तो बाकी है, और पहले भी आप सोच सकते हैं, ऐसा कोई बुराई नहीं है। अगर आपको साइंस समझ नहीं आ रही है कि गलती से पेरेंट्स ने दिला दी है और हमें तो कुछ बल्ले बल्ले पढ़ता नहीं, तब आपके पास बचा क्या? इससे नीचे के सब्जेक्ट बचे हैं, तो इससे नीचे जो है हिस्ट्री समझ आती है, ज्योग्राफी, तो वो करें। आपको गणित समझ आ रही है, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको समझ आ रहा है, और आपने वो छोड़ के क्या कर दिया, सिंपल सिंपल की ओर चले गए। और उस सिंपल में फिर भीड़ भी बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है, आगे आने वाले समय में दिख भी रहा है कि वहां पर ग्राफ कहां जा रहा है। बात समझ आ रही है? इसलिए गणित को ना छोड़े, कोशिश करें कि पहले कहीं सेट होके। जितने अधिकारी जो अभी तक बने हैं ना, आपको सुन के ताज्जुब लगेगा, लेकिन नहीं तो जाके गूगल करना, वहां जाके देखना, यूपीएससी के अंदर जो एग्जाम निकाल रहे हैं वो लोगों के पास जॉब है, वो वाले लोग हैं 90%। कोई ना कोई ऑलरेडी जॉब में है, वो प्राइवेट सेक्टर में या तो इंजीनियर है तो किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा है, फिर निकाल रहा है, कोई ना कोई जॉब है। बिल्कुल फ्रेशर बहुत कम लोग हैं कि जो बिल्कुल जस्ट ग्रेजुएशन करके आया 3 साल। ये खाली वेब सीरीजों में ठीक लगता है ना, कि बिल्कुल, और फिर ऐसे उसके लिए थोड़ा आधार चाहिए, क्योंकि वो मेच्योरिटी मांगता है। वो सब्जेक्ट वहां इंटर में जाएगा, वो क्या ग्रेजुएशन का छोरा, उसके पास क्या मेच्योरिटी लेवल है? कुछ नहीं है, खाली रट रहा है, लगा। ठीक है, कुछ बिरले होते हैं शार्प माइंडेड, उनको भी क्योंकि बैकग्राउंड है, घर में तो पहले से अधिकारी है और वो 6ठी क्लास से उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, जस्ट ग्रेजुएशन के बाद या फिर उसके 1-2 साल में ही वो क्वालिफाई कर जाता है। पर बाकी अपना अगर ऐसा बैकग्राउंड है नहीं, तो अननेसेसरली भी 1-2 साल करोगे ना, बीच में छोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या निकला, किया कुछ नहीं और खाया पिया कुछ नहीं। इससे बढ़िया है, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको साइंस मैथ समझ आ रहा है तो इस फील्ड को नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हो, पहले इसी में कोई आधार जमा दिया, पांव जमा दिए, अब एक मेरे को ये तो साथ में चलता ही रहेगा, उसके ऊपर फिर आप जो है आगे का सोच। समझ नहीं आ रहा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो बात की भी खत्म हो गई। मुझे तो गणित आती नहीं है तो फिर मारता बाल करते करने क्या मतलब है? आती है तो फिर आपको जो है, आप कितने ही ब्रिलियंट हैं, अगर ब्रिलियंट है तो इस सब्जेक्ट में जियो, इसको निभाओ। इसमें ऑप्शंस भी हैं, पॉसिबिलिटीज भी हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ध्यान से समझिए। अगर हम इसको क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो क्या मिलेगा? सीधा सीधा इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है साहब, ये अगला क्वेश्चन है जिसमें रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, और इवन इसमें ये जो हमने निकाला है पीछे, ये कौन सा सॉल्यूशन है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसके सॉल्यूशन में दिखने चाहिए। तो एक कांस्टेंट दिख रहा है सी, और एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन ये सॉल्यूशन आपको कैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना पर्टिकुलर, कि इसमें कहीं कोई कांस्टेंट दिख नहीं रहा है। और वो पर्टिकुलर वैल्यू कहां से ही, पहले हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला था, फिर ये दे रखी है देखो बाउंड्री कंडीशन, एक्स जीरो के ऊपर वाई की वैल्यू 0 है, तो x 0 पे y 0, वो हमने पुट किया इसमें, x 0 इंप्लाइज y 0 दे रखा है, इसको पुट किया और c की वैल्यू निकाली, और c को इसमें पुट कर दिया। इसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का अलग ही तरीका है, ठीक है, वो बिल्कुल विचित्र मेथड है और विधि और अलग है, उसका पूरा चैप्टर ही। फिलहाल ध्यान से समझिए। तो इसमें हमें यहाँ जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने पड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा गौर से देखिए। क्या यहां से वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के लिए ट्राई करना पड़ेगा। अगर हो जाए तो भला हो गया, नहीं होगा तो अगला मेथड लगाएंगे, वो नहीं होगा तो अगला लगाएंगे। ठीक है, तो हमने x प्लस वाई प्लस 1 को, या फिर x प्लस वाई को, किसी को भी x प्लस वाई प्लस 1 पूरे को, या x प्लस वाई प्लस 1 तीनों को, किसी को भी v मान लीजिए, दोनों से हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट इट, x का 1, y का dy बाई dx, v का dv बाई dx, राइट, इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा? dv बाई dx माइनस 1। अब गौर से देखिए साहब, यहां से dy बाई dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dx माइनस 1, वो लिख दिया, इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह v, तो v प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंप्लाइज क्या आ गया? dv बाई dx, इस 1 को इधर भेजेंगे तो dv बाई dx इज इक्वल टू v प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 प्लस 1, तो v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 2,
वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, डीवी के डिवाइड में आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 2 और ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx। समझ आया? वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन करेंगे तो हाल क्या होगा, इसको फिर से वापस वो जो था वो उसी फॉर्म में लिखा है ना, वो फालतू गुणा किया अपन ने, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है इसका, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा बन गया, और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। कहीं कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछ लेना कि सर ये कहां से आ गया, ये वाली लाइन समझ नहीं आई मुझे तो, या फिर मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आ गया, 1 सेकंड के लिए मैं बाहर गया था और आप पता नहीं कहां आ गए। समझ आई ना? चले जाते हैं बाहर ऐसे, है ना, इसको देह से बाहर जाना कहते हैं, है ना। विदेह राज थे जनक, वो तो पूरा दिन दिन बाहर रहते थे, पूरा दिन मतलब बैठे हुए हैं और पूरा दिन भर भ्रमण करके आ रहे हैं। ऐसी एक घटना आती है, उनका पांव, गर्मी सर्दी का सीजन था, वो अलाव ताप रहे थे, उनका पांव जल रहा था, कोई आदमी आया, उसने आके देखा पांव जल रहा है राजा जनक और बैठा हुआ आदमी, तो जोर से चिल्लाया, तो राजा जनक एकदम से उठे, क्या हुआ, और फिर दर्द हुआ, फिर पांव। तो उन्होंने कहा कहां थे आप, कहां थे का मतलब शरीर उसका यहां था, वो आदमी कहीं और जगह था। सर ऐसा थोड़ी, ये तो फालतू की बातें हैं ना, ये तो बिल्कुल पोंगा पंडित जैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसको जीता हूं, रोज रोज जीता हूं, लेके आता हूं क्लास में, कई बार विद्वानों को एफएस पहुंच जाते हैं, यहाँ चल रहा होता है एफएस में, तो ऐसे करता हूं तो जाके वो एकदम से आता है, हाँ सर, हाँ सर। मैंने कहा कहां था तू, वो कहीं और जगह था, शरीर यही था, आदमी कहीं था, ठीक है। तो कहीं चुक जाओ, बाई चांस कहीं चले जाओ, वापस आ जाओ, तो ये एकदम तो 1 मिनट सर, सर यहां से वापस बताना, समझ आ रही है, पूछ लिया करो, क्योंकि वैसे भी आप समझने वाले बहुत लिमिटेड लोग धरती पे बचे हो, है ना, बाकी लोग तो आनंद में जी रहे हैं। चलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो हाल ऐसा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर शिफ्ट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में एक्स प्लस वाई को v प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 को इधर भेज दिया, ऐसा आ गया। इसको ऐसा लिखा ही नहीं, भूल जाओ इसको, लिखा ऐसा मैंने, है ना, लिखा ही नहीं, वी एक तरफ कर दिया, डीएक्स एक तरफ कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अभी करना बाकी है, एक्स वाले का इंटीग्रेशन, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस, जानते हैं ना, डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स बाई है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई होता है, लेकिन 1 अपॉन ए क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स एक्स बाय 1, यानी कि वी प्लस 1 बाय 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स इधर से जाएगा तो टेन ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वी प्लस 1, राइट। v प्लस 1 को t माना, dv इज इक्वल टू dt, ऐसे ऐसे वो भी कर सकते हैं, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और फिर ऐसे फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। फिर अब इसके अंदर हमने क्या किया है, ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें पूछा है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये कंडीशन के ऊपर इसका सॉल्यूशन निकालो, इसका मतलब पर्टिकुलर पूछा है बिना पूछे ही, तो x0 पे y क्या है 0, तो x0 पे y 0, इसका मतलब होता है y ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x0 लिखेंगे तो y0 आएगा, ऐसा पुट कर दो इसमें, x0 y0 प्लस 1 इज इक्वल टू x0 c, tan ऑफ c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, ठीक है साहब। तो यह पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस c दैट इज पाई बाय 4, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने आज की क्लास में यह देखा, वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पल्ले पड़ गया, स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं, 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अगली क्लास और देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। साथ में स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो उधर प्रैक्टिस होती रहेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर पाओगे साथ साथ, ठीक है साहब। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हम इंटीग्रल कैलकुलस भी साथ में ही स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रा हम देख चुके हैं, पोटेंशियल बढ़ाइए थोड़ा बहुत, ठीक है साहब, बात समझ आ गई। इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम अगली क्लास में समझेंगे। फिलहाल हम जो है अभी हम इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी देर में ही, है ना, 5 मिनट में। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आज की क्लास के, डिफरेंशियल इक्वेशन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेस क्लास, ये आज की क्लास का पहला पेज था, डिफरेंशियल इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ समझना है तो थोड़ा भारी पड़ता है, लिख रहे होते हैं तो थोड़ी एक्टिविटी रहती है शरीर में, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा एक्सरसाइज होती रहती है तो ठीक रहता है ना।
ऐसे में कुछ नहीं, बैठे बैठे हाथ हिलाते हिलाते हाँ सर ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे एक्टिंग कर लिया करो, और तो क्या है सर। बाकी लिखते वक्त थोड़ी एक्टिविटी रहती है तो शरीर में। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस फिर देखेंगे, है ना। ये तीसरा पेज, एग्जांपल्स ऑफ ओडी एंड पीडी, ठीक है, थर्ड पेज। फिर हमने ये पढ़ा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ये आपका एग्जांपल्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे तो हमने बता दिए थे। फिर आपको हमने समझाया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, विद एग्जांपल। इसमें मैंने आपको ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए नहीं कहा, ये आपको घर से करके लेके आना है, होमवर्क है ना, ऑर्डर और डिग्री निकाल के लाना इन सभी के। तो एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, बाकी असाइनमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो होमवर्क इकट्ठा हो जाएगा धीरे धीरे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 प्रकार के, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन देखा हमने। फिर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री स्टार्ट कर दिया आज की क्लास में, है ना। और यह आपके जो है बहुत काम का है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे भी। वेरिएबल सेपरेबल मेथड आज की क्लास में मैंने समझाया है। नेक्स्ट होमोजेनियस लीनियर एग्जैक्ट इंस्पेक्शन तक नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एग्जाम का ही है, नाम नहीं लिखा हुआ पीछे एग्जाम का, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते ही आपको एक बार तो पता भी नहीं चलेगा कि वेरिएबल सेपरेबल है, लगेगा नहीं, फील नहीं आएगा यार यहां से तो कैसे एक्स अलग होंगे, यहां से ऐसा फील नहीं आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हो जाते हैं एक्स अलग और वाई अलग। तो वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, इसको और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं। फिर ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एक्स प्लस वाई प्लस 1 को। और जनरली क्वेश्चन आपके आईवीपी के ज्यादा आते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्यादा पूछते हैं, यानी कि ये कंडीशन भी लगानी होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये था, इससे आगे होमोजीनियस से आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है साहब। और जूम वाले जूम से जुड़े रहे या फिर इसी लिंक से वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 5 मिनट में आप भी पानी वानी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं, ऑफलाइन वाले भी थोड़ा सा धूप वूप देख लेंगे बाहर, और फिर वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है साहब। तो 5 मिनट में अगली क्लास इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे, ठीक है। चलिए साहब, ओके, धन्यवाद। 5 मिनट में फिर मिलते हैं अगली क्लास में।